बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किस बेस पे क्लासिफिकेशन की थी? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी। इसके अलावा हम लोगों ने बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन थी हमारे पास? मॉर्फोलॉजी की बेस पे कौन कौन सी शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की? कोकाए, बेसिलाए और कोकोबैसिलाए और विब्रियस और स्पाइरल शेप होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के बाद आज हम लोगों ने जो पढ़ना है ना, वो है स्टडी ऑफ एंटीबायोटिक्स। स्टडी ऑफ एंटीबायोटिक्स। अच्छा, एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल को। बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा? बैक्टीरियल सेल का एक सिंपल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर हमारे पास ये देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इसकी हमारे पास दो मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं सेल वॉल। जनरली सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल के अंदर हमें पता है ये साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है राइबोसोम्स। ये आ गया हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अलावा हमारे पास होते हैं आरएनएस। राइबोसोम क्या करते हैं हमारे पास? क्या राइबोसोम का फंक्शन होता है? राइबोसोम का बेसिकली फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है, प्रोटीन बनाता है। और राइबोसोम्स को हेल्प जो करते हैं ना प्रोटीन सिंथेसिस में, वो होते हैं आरएनएस। आरएनएस दो टाइप के हो सकते हैं, एक मैसेंजर आरएनए और एक ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन ये होता है कि ये जेनेटिक कोड लेता है डीएनए से और उसको ट्रांसफर करता है आगे राइबोसोम तक। मैसेंजर आरएनए का क्या फंक्शन होता है? टेक जेनेटिक कोड, ऐसे लिख लें, ट्रांसफर जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू, कहाँ तक लेके आता है? राइबोसोम तक। मैसेंजर आरएनए के पास ऐसा जेनेटिक कोड होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है ना, तो मैसेंजर आरएनए डीएनए से जेनेटिक कोड लेके आता है राइबोसोम के पास ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है, अमाइनो एसिड्स को लेके आता है टूवर्ड्स राइबोसोम्स। अमाइनो एसिड्स का पता है किसी को क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स बेसिकली बनाते हैं प्रोटीन को, बिल्ड प्रोटीन। प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से, और जो ट्रांसफर आरएनए है वो अमाइनो एसिड्स को लेके आता है राइबोसोम्स तक ताकि वहां पे प्रोटीन बन सके। इन दोनों के फंक्शन की समझ आ गई है? ट्रांसफर आरएनए हमारे पास अमाइनो एसिड्स को लेके आता है राइबोसोम्स के पास, और मैसेंजर आरएनए डीएनए से जेनेटिक कोड लेके राइबोसोम के पास आता है। जेनेटिक कोड भी आ जाता है और अमाइनो एसिड्स भी आ जाते हैं राइबोसोम्स के पास, तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो मेन दो तीन चीज़ें हैं ना, वो यही हैं, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स, जो अभी आपको समझ नहीं आनी चाहिए। इसकी जो आगे हमने एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है ना, उसमें ही आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है बैक्टीरियल सेल की। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स। अब हमारे पास एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटी का मतलब होता है अवॉइड या
किल करना और बायोटिक्स रिलेटेड है बैक्टीरिया के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऐसे केमिकल्स या ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल होती हैं। एंटीबायोटिक्स का आपने अक्सर नाम सुना होगा, मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स होती हैं। जब हमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स ही प्रेफर करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स वर्क किस तरह से करती हैं? एंटीबायोटिक्स हमारे पास 3 तरह से वर्क करती हैं। एक हमारे पास आ जाता है, ये इनहिबिट करती हैं सेल वॉल की सिंथेसिस। क्या? सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। उसके अलावा इनहिबिट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। और हमारे पास इसका क्या फंक्शन आ जाता है? इसके अलावा ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक्स सेल वॉल की सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट करती हैं। सबसे पहले अगर हम इसको लेके चलें कि सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे इनहिबिशन होती है सेल वॉल की, इसमें हमारे पास सबसे पहली ड्रग जो आ जाती है ना, वो आ जाती है पेनिसिलिन। ठीक है, इन ड्रग्स के आप लोगों ने नेम लाजमी याद रखने और फंक्शन इनके ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, तो वो भी कोई इतना इशू होना नहीं चाहिए। ठीक है, जिस तरह पहले टेस्ट में हुआ है, आगे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पेनिसिलिन कैसे वर्क करती हैं? हमारे पास एक एंजाइम होता है ट्रांस पेप्टिडेज। एंजाइम की पहचान के लिए आप लोगों ने पता क्या याद रखना है? जिसके भी एंड पे एज आएगा ना, वो एंजाइम का नाम है। ठीक है, हमारे पास एक एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टिडेज जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन बनाता है। पेप्टाइडोग्लाइकन हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल वॉल के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हैं ना। ठीक है, मॉलिक्यूल दैट स्ट्रक्चर्स सेल वॉल। अब जो हमारे पास पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन हमारे पास क्या है? एंटीबायोटिक, जिससे बैक्टीरिया को किल करना है। मतलब कि इसने इसके उल्ट, इसके ऑपोजिट काम करना है। अब पेनिसिलिन क्या करता है? पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टिडेज को रोक देता है। जब पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टिडेज को ब्लॉक कर देगा तो ना तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन बनाएगा और ना ही सेल वॉल बनेगी। समझ आ गई है पेनिसिलिन क्या काम करता है? पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टिडेज को ब्लॉक करता है। ट्रांसपेप्टिडेज जब एंजाइम वर्क नहीं करेगा तो पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं बनेगा और सिमिलरली सेल वॉल नहीं बनेगी। जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, पेनिसिलिन के बाद हमारे पास और आ जाते हैं ड्रग्स, जिसमें सेफेलोस्पोरिन्स, उसके बाद कार्बापेनिन्स, मोनोबैक्टम्स और वैनकोमाइसिन आ जाता है। अब हमारे पास जो ये 3 ड्रग्स है ना, फर्स्ट सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिन्स, मोनोबैक्टम्स, ये एक ही क्लास से बिलोंग करती हैं। जिस तरह हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं, इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, जो ड्रग्स हैं, उनकी भी क्लासिफिकेशन होती है, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होती हैं। ठीक है, जो ये 3 ड्रग्स हैं ना, इनकी एक क्लास है बीटा लैक्टम्स। ये एक ड्रग्स की एक क्लास है। ठीक है, बीटा लैक्टम्स, इन तीनों की ये बीटा लैक्टम है। एंड वैनकोमाइसिन जो है वो है एक ग्लाइकोपेप्टाइड। ग्लाइकोपेप्टाइड बेसिकली हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, इन चारों में थोड़ा सा क्लास का डिफरेंस है कि ये तीनों एक ही क्लास से बिलोंग करती हैं और ये जो है थोड़ी सी डिफरेंट क्लास से बिलोंग करता है। ओके, लेकिन इन सब का फंक्शन वही सेम है जो कि पेनिसिलिन का फंक्शन है कि वो क्या करेगा। पेनिसिलिन का क्या काम था? ट्रांसपेप्टिडेज को ब्लॉक करना। ठीक है, ये ब्लॉक करता है ट्रांसपेप्टिडेज को। उससे फिर क्या होता है? ना तो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है, फिर ना ही सेल वॉल बनती है और इसमें बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन चारों का भी सेम यही फंक्शन है, लेकिन उनके काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, फंक्शन सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा इनका मेथड या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। समझ आ गई है?
सेल वॉल की इनहिबिशन में जो भी ड्रग्स यूज होती हैं, पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिन्स, मोनोबैक्टम्स और वैंकोमाइसिन। ठीक है, काम सबका सेम ही है, एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज आगे, इन दोनों की क्लास डिफरेंट है, 2 पॉइंट्स। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। बस एक का काम याद रखना है और नाम इन सब के याद रखने हैं, काम सबका एक ही है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन। Inhibition of protein synthesis. अच्छा, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास जो सबसे पहली ड्रग आ जाती है वो है हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि मैसेंजर आरएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को लेके आता है डीएनए से राइबोसोम तक। अब यहाँ पे क्या होता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड जब हम किसी पेशेंट को देते हैं तो सेल में कुछ इस तरह से होता है कि जो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आ रहा है ना डीएनए से, ये उसको मिसरीड करता है, मिसरीड द मैसेंजर आरएनए। मतलब कि उस जेनेटिक कोड को ये गलत तरीके से पढ़ेगा। ठीक है, जेनेटिक कोड की भी सेल के अंदर ट्रांसलेशन होती है, ये उसकी ट्रांसलेशन ही गलत करेगा। जब ट्रांसलेशन गलत होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस डिस्टर्ब होगी ना। ठीक है, जब प्रोटीन सिंथेसिस डिस्टर्ब होगी, ऑटोमेटिकली प्रोटीन नहीं बनेगी तो बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा सिंपली। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आ जाता है वो है टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं। राइबोसोम्स जो है ना हमारे पास, मैं यहाँ लिख रही हूँ, राइबोसोम हमारे पास एक पूरा ये राइबोसोम है। ठीक है, इसके अंदर ना डिफरेंट सब यूनिट्स हैं। वो सब यूनिट्स 30s भी हो सकते हैं, 50s भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना सा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है जब आप लोगों ने क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक्स की पढ़ रहे होना है। ठीक है, ये वाला बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप लोगों ने सारे याद रखना है। अब ये जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है ना, टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, हमारे पास बेसिकली टेट्रासाइक्लिन जाके बाइंड हो जाता है 30S जो राइबोसोमल सब यूनिट है ना, यहाँ पे देखो जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट है ना, इसके साथ जाके बाइंड हो जाता है। जब इसके साथ जाके बाइंड होगा तो जो ट्रांसफर आरएनए हमारे पास अमाइनो एसिड्स लेके आ रहा है ना, उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। समझ आ रही है? वैसे तो वहां पे ट्रांसफर आरएनए ने अटैच होना था, लेकिन जब हम ये ड्रग दे देते हैं तो ये बाइंड हो जाता है उस सब यूनिट के साथ और ब्लॉक कर देता है ट्रांसफर आरएनए की अटैचमेंट को। ब्लॉक ट्रांसफर आरएनए अटैचमेंट। ट्रांसफर आरएनए के पास क्या था, ट्रांसफर आरएनए हमारे पास क्या लेके आ रहा था, अमाइनो एसिड्स को, जिससे प्रोटीन बननी थी। जब उसने ट्रांसफर आरएनए की जगह ले लिया है तो ऑटोमेटिकली ना अमाइनो एसिड्स आएंगे और ना ही प्रोटीन बनेगी। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल क्या करता है, एंजाइम की मैंने आप लोगों को क्या पहचान बताई है, एंजाइम की पहचान क्या होती है, जिसके एंड पे एएससी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक एंजाइम को याद रखना है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये अटैच होती है, बेसिकली जो नॉर्मल फंक्शन होता है ये अटैच होती है 50S सब यूनिट के साथ। जो राइबोसोम का 50S सब यूनिट है ना, इसमें उसके साथ अटैच होना होता है। लेकिन जब हम क्लोरमफेनिकोल दे देते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये खुद जाके 50S सब यूनिट के साथ जाके अटैच हो जाता है। जब ये 50S सब यूनिट के साथ जाके अटैच हो जाएगा तो क्या इसकी जगह बचेगी वहाँ अटैच होने की, जगह नहीं बचेगी। जब इसकी जगह नहीं बचेगी तो ये भी डिस्टर्ब करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को।
ये एक ऐसा एंजाइम था जिसने हेल्प आउट करना था प्रोटीन बनाने में, लेकिन उसकी जगह किसने ले ली? क्लोरम फेनिकोल ने। जब क्लोरम फेनिकोल आ जाएगा ना तो वो हेल्प आउट कर सकेगा और ना ही प्रोटीन सिंथेसिस होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स भी क्या करता है, इसका भी सेम यही फंक्शन है कि ये अटैच हो जाता है 50s सब यूनिट के साथ। जब ये अटैच होता है तो ये ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है जगह चेंज करना, लोकेशन का मतलब जगह है ना, और ट्रांस मतलब चेंज करना। उसकी जगह उसको हिलने से, उसको मूव होने से रोक देते हैं जब ये 50s सब यूनिट के साथ ब्लॉक होता है, ठीक है। और इससे भी प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन होती है। ये वाले जो है ये 30s सब यूनिट के साथ अटैच होता है और ये वाले जो है ये 50s सब यूनिट के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और ड्रग आ जाती है क्लिंडामाइसिन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास क्लिंडामाइसिन। अब क्लिंडामाइसिन भी किसके साथ जाके अटैच होती है? 50s सब यूनिट के साथ, ठीक है। जब ये 50s सब यूनिट के साथ अटैच होगी तो ये ब्लॉक करेगी पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को। पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली अमाइनो एसिड्स के दरमियान में बनता है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं जिनसे प्रोटीन बनती है। जब ये उनके दरमियान के बॉन्ड को नहीं बनने देगा, अमाइनो एसिड जुड़ेंगे ही नहीं आपस में, तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट एक ड्रग आ जाती है लिंजोलेट। अच्छा, हमारे पास जो 50s सब यूनिट है ना, इसका एक फर्दर सब यूनिट होता है 23s सब यूनिट, ओके। अब जो लिंजोलेट है ना, ये जाके अटैच हो जाएगा 23s सब यूनिट के साथ और इनहिबिट कर देगा प्रोटीन फॉर्मेशन को। एक दफा दोबारा से रिवाइज करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन में हम लोगों ने पहले पढ़ा कि राइबोसोम के अंदर कितने सब यूनिट्स होते हैं? 30s और 50s। 50s का आगे एक फर्दर सब यूनिट होता है 23s। अब सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग थी वो थी अमाइनो ग्लाइकोसाइड। अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या करती है? मैसेंजर आरएनए को मिसरीड करती है, उसको गलत तरीके से पढ़ती है। उसके बाद कोड होता है ना, ये उस कोड को ही गलत पढ़ती है। जब ये गलत पढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन तो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, प्रोटीन जनरेट नहीं होगी। सेकेंड हमारे पास आ जाता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन बाइंड करता है 30s सब यूनिट के साथ। जब 30s सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाएगा तो ट्रांसफर आरएनए की बाइंड करने की जगह तो बचेगी नहीं, तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए के पास क्या होता है? अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए के पास अमाइनो एसिड्स होते हैं जो ये लेके आ रहा होता है। जब इसकी जगह ही नहीं बचेगी तो ना अमाइनो एसिड्स आएंगे और ना ही प्रोटीन बनेगी। उसके बाद आ जाती है क्लोरम फेनिकोल। क्लोरम फेनिकोल क्या करती है? 50s सब यूनिट के साथ अटैच हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पे किसने अटैच होना था? इस एंजाइम ने, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज ने। ये एंजाइम हेल्प आउट करती है प्रोटीन सिंथेसिस को। ये किसके साथ अटैच होता है? 50s सब यूनिट के साथ, ओके। उसके बाद मैक्रोलाइड्स भी किसके साथ अटैच होते हैं? 50s सब यूनिट के साथ, और अवॉइड करते हैं ट्रांसलोकेशन को, ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं ट्रांसलोकेशन को। उसके बाद हमारे पास क्लिंडामाइसिन भी किसके साथ अटैच होते हैं? 50s सब यूनिट के साथ, और ब्लॉक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। उसके बाद लिंजोलेट अटैच होते हैं 20s सब यूनिट के साथ और इनहिबिट करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन को। दो पॉइंट्स में मिनिमम याद रख लो, ज़्यादा लंबी लंबी लाइंस नहीं याद हो रही कि इस ब्लॉक किसको कर, कहाँ क्या किधर जाता है और ब्लॉक किसको करता है, ठीक है। कौन से पॉइंट पे अटैच हो रहा है और किसको ब्लॉक कर रहा है, इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में बना के याद कर लो, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस में? कोई ऐसी बात जो ना समझ आई हो? आ गई है समझ? अब हमारे पास जो थर्ड चीज आ जाती है वो कौन सी आ जाती है? किसकी इनहिबिशन करनी है हमने बैक्टीरियल सेल में? न्यूक्लिक एसिड की। इनहिबिशन ऑफ
न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड की इनहिबिशन के लिए हमारे पास एक ड्रग होती है फ्लोरोक्विनोलोन। अच्छा, हमारे पास एक एंजाइम होता है गायरेज एंजाइम, जो कि हेल्प करता है न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में। फ्लोरोक्विनोलोन इस एंजाइम पे एक्ट करती है, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। एंजाइम फर्दर वर्क ही नहीं करता। जब एंजाइम वर्क नहीं करेगा तो न्यूक्लिक एसिड की प्रोडक्शन नहीं होगी, सिंथेसिस नहीं होगी, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल इसका था। इसमें जस्ट एक ही हमारे पास ड्रग है फ्लोरोक्विनोलोन, जो कि ब्लॉक करती है न्यूक्लिक एसिड या डीएनए की सिंथेसिस को। किस तरह से ब्लॉक करती है? वो गायरेज पे जाके एक्ट करती है। गायरेज एंजाइम है, इस एंजाइम को ब्लॉक करती है। जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो न्यूक्लिक एसिड भी नहीं बनेगा। ठीक है, हम लोगों ने तीन पढ़े हैं एंटीबायोटिक्स के एक्शन। एक तो वो इनहिबिट करती है सेल वॉल की सिंथेसिस को, दूसरा क्या इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस को, और क्या इनहिबिट करती है न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को। ठीक है, उसमें हमने फर्दर ड्रग्स पढ़े हैं, ड्रग्स के नाम और ड्रग्स का एक्शन। एक एक पॉइंट्स की फॉर्म में अपने खुद बुक से मुश्किल जो चीज़ लग रही होती है अपने खुद नोट्स बनाया करो। एक एक पॉइंट की फॉर्म में नोट्स बने हो ना तो वो इजी रहता है। बुक से चाहे दोबारा ना पढ़ो, एक दो बुक से देख के पॉइंट्स की फॉर्म में नोट्स पढ़ा, दोबारा बुक ना खोलो। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन पहले लाजमी याद करना है। ठीक है, और इसमें कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो ना समझ आई हो? आ गया?